आप मुसलसल 8 साल से वज़ीर आला सिंध हैं। हो सकता है कि आप सैयद कायम अली शाह का 9 साला रिकॉर्ड भी तोड़ दें। आपके ख़्याल में आपका वो सबसे नुमायाँ काम कौन सा है जो याद रखा जाए? मैं पहले डेवलपमेंट साइड पे आता हूँ, तो जो थर के मंसूबे हैं वो तो चीफ मिनिस्टर होने से पहले कायम अली शाह साहब के साथ काम करते हुए हमने शुरुआत की थी। सदर जरदारी साहब की उसमें बड़ी गाइडेंस थी, लेकिन मैं पहले दिन से और आज तक थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का मेंबर और फिर चेयरमैन एज चीफ मिनिस्टर रहा हूँ और थर के कोयले की दरियाफ्त और उसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर सकता है और इंशाल्लाह ताला संवरेगा। थर कोल से जो बिजली बनती है उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है? इस वक्त थर कोल की जो बिजली है वो सबसे वो करता क्या है, जब CPPA जो हमारी सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी है वो हर पावर प्लांट से बिजली ख़रीदती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है आजकल जो हुआ है कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो वो उन्हीं प्लांट्स को बिजली उनसे ख़रीदते हैं जो उनको सबसे सस्ता पड़ता है। तो थर के प्लांट्स इस वक्त टॉप जो मेरिट ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5 सारे थर के प्लांट हैं। और अगर आप पूछेंगे तो उसमें जो एनर्जी कॉस्ट है वो 5 रुपये से 6 रुपये के दरमियान पर यूनिट आ रही है। कितनी बिजली बना रहे हैं थर के यूनिट्स कोल से? 2600 मेगावाट इस वक्त, बल्कि 3000 मेगावाट, इसलिए कि हम कराची में भी लकी को कुछ ब्लेंडिंग के लिए और कुछ और जगह पे ब्लेंडिंग के लिए देते हैं। लेकिन 1320, 2640 मेगावाट के प्लांट्स थर के अंदर हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं और नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि डेवलपमेंट की साइड पे वो कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट के आगे जो बढ़ा सकते हैं और जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, उसका एक्ट मंजूर करना। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी मैं एज सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर और फिर चीफ मिनिस्टर बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूँ और हर स्टेप पे उसके साथ उसमें काम किया है। फिर अगर आप मुझे कहें कि इमरजेंसी के वक्त सबसे मेरा ख्याल है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हमारा जो हम तकरीबन 21 लाख घर बना के दे रहे हैं, ये इतना बड़ा मंसूबा है कि आज तक दुनिया में इससे पहले सबसे बड़ा घर बनाने का मंसूबा नेपाल में अर्थक्वेक में था। 8 लाख घर बनाए थे, हम 21 लाख घर बना रहे हैं। और इसकी जो टोटल आबादी जो हम सर्व कर रहे हैं सुहेल साहब, 21 लाख घरों के लिए घर बना रहे हैं। अगर आप 4 लाख का भी 4 आदमियों का भी एक ख़ानदान कर लें तो ये तकरीबन 80 लाख के करीब लोगों के लिए हम घर बना रहे हैं। दुनिया में 100-150 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 80 लाख से कम है। तो अगर आप इसको अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये एक मुल्क होता तो हमसे 150 मुल्क हमसे छोटे होते। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। शाह साहब, ज़िंदगी एक तजर्बे का नाम है। जब आप उस तजर्बे से गुज़रते हैं तो गलतियां भी होती हैं। इस सारे टेन्योर में सबसे बड़ी गलती या कोताही या खामी वो समझते हैं क्या रही? असल में बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए है कि इसमें अपनी गलती किसी वजह से, किसी मजबूरी से किसी और को पता ना होगा कि जी इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला करना पड़ा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी बात करूँ, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि और कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम वो काम नहीं कर सकें जो करना चाहिए था। कराची पूरे सिंध का आईना है। सब लोगों को ये शिकायत है कि कराची पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उतनी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से कराची बहुत पसमानदा रह गया। ये परसेप्शन जो अनफॉर्चुनेटली एक डेवलप हो गया है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें हकीकत है। ये मैं नहीं कह रहा कि हमने कोई कराची को बदल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची को ख़राब करने में और बहुत से लोग शामिल रहे हैं जिन्होंने काम किया। मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आज से 2020 के सैलाब की बात है, जब कराची में बहुत बरसातें हुई थी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है हमारा और सेंट्रल और वेस्ट के समझिए बॉर्डर बनता है। यूसुफ गोट के नाम से एक इलाका है, उधर मैं गया
और वो पूरा डूबा हुआ था। बड़ी मेहनत की, अब तो उसको बहुत बेहतर कर दिया हमने, उसकी ड्रेनेज वगैरह के इंतज़ाम किए। वहाँ से वापस आ रहा था, मैं पैदा कराची में हुआ हूँ, पला बड़ा इधर हूँ, लेकिन वो इलाका मैंने नहीं देखा था पहले। कराची इतना पहला होगा। मैंने वो रोड देखा जो 1970, 80, 90 की दिहाइयों में बने होंगे, उसके बाद भी डेवलपमेंट हुई है। एक रोड था जिसके 2 लेन्स एक तरफ थी, 2 लेन दूसरी तरफ थी, बीच में आइलैंड था, साथ में दोनों तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी और फिर सर्विस रोड थी, और ये कोई 10-11 किलोमीटर की रोड थी। उस पूरी रोड पे आपकी सर्विस रोड इंक्रोच थी, नालों के ऊपर दुकानें बना के अलॉट की हुई थी, और जो मीडियन था सेंट्रल, उस पे भी कब्जे थे। अब ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किए थे, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं हुए। कराची की जिन्होंने भी ओनरशिप ली है, उन्होंने ओवर पीरियड, और अभी रिसेंटली ओनरशिप कराची शहर की जो इसकी मेयरशिप है, या जो आपकी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, वो हमारे पास यानी पीपल्स पार्टी के पास 1.5 साल हुआ है कि आई है। ये पहले जो सारा कुछ हुआ है कराची के अंदर, किसी चीज़ को बनाना जो है वो आसान होता है, एक बिगाड़ी हुई चीज़ को दुरुस्त करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो बिगाड़ आया हुआ था उसको बड़ी मुश्किल से ठीक कर रहे हैं। अच्छा, फिर नहीं, क्या आप समझते हैं कि अब आपका मेयर भी है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, कराची कब तक बदल जाएगा? हमने कराची के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल जो हमारी बजट है 200 अरब रुपए से ऊपर खर्च होगा कराची में इंशाल्लाह ताला। हम इस वक्त हर शोबे में, पानी के शोबे में हमारा जो K4 का और फिर हब डैम से पानी आना है उसके मंसूबे चल रहे हैं। उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और उस पानी को इस्तेमाल करके इंडस्ट्री के लिए यूज़ करने के लिए हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे हैं, वो चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के एरिया में हमने शुरुआत की है बहुत सालों से। पब्लिक सेक्टर में, इवन प्राइवेट सेक्टर में नई ट्रांसपोर्ट नहीं आई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो हम लेके आई है हुकूमत सिंध। फिर कराची के अंदर हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो आपकी लोगों के मिल बैठने की जो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से हमने शुरू किए, वो भी आपको कुछ दिखाएंगे आज जो चीज़ें बनाई हैं। तो फ़र्क बहुत आया है, परसेप्शन अभी तक हम चेंज नहीं कर सके। लाहौर के मुकाबले में खूबसूरत नहीं है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह सकते हैं। लाहौर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ओनरशिप हमें अभी मिली है कराची की। सिंध काबीना के सीनियर वज़रा के साथ मीटिंग रोजाना का मामूल है। MPA फकीर शेर बालानी और एंथोनी नवीज से मुलाकात की, उनके हलकों में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन सुहेल तब्बा और डॉक्टर एहसन रब्बानी से मुलाकात की। तकरीबन 10 साल पहले हमने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ, जो हमारी चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम है, बच्चा इन्फेंट जब किसी इमरजेंसी में आता है, उस वक्त अगर उसको एड मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। वो कुछ मिनटों का, कुछ घंटों की बात होती है सिर्फ कि उसको केयर मिल जाए। सिविल अस्पताल से शुरू किया था, फिर जिना अस्पताल, फिर लियारी में, और इस वक्त पूरे सिंध में 9 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें हमारा चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है। सक्कर में भी है, नवाबशाह में है, शहीद बेनीज़रात में, लाड़कानों में है, सेंटर्स चल रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो बड़ी बात है, हमारा सिविल अस्पताल के अंदर हमने एक कमांड सेंटर बनाया हुआ है। वो हमने सारे तहसील अस्पतालों को उसके साथ टेली मेडिसिनिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। जो कोई भी बच्चा आता है तो चाइल्ड लाइफ की डेस्क है उधर हर तहसील अस्पताल में, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरे सिंध के कवरेज है इसमें। और हम ये क्लेम करते हैं कि कोई भी बच्चा हमारे ज़िले में, इसको इमरजेंसी केयर चाहिए तो वो वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी केयर से आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है। और इसका फ़ायदा वो है, पिछले 5 साल में हमने सर्वे नहीं किया, ये यूनिसेफ वाले करते हैं सर्वे। उन्होंने सर्वे करके बताया कि हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वह आधी से भी कम हो गई है जो आज से 5 साल पहले थी। बच्चों की अमवात पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, यानी रोज़ाना 1000 बच्चों की अमवात होती हैं जो बचाए जा सकते हैं।
यानी इतना अहम मसला ये है कि रोज़ाना जो लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, जो कैंसर से मरते हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरते हैं, वो कंबाइन कर लें तो उससे ज़्यादा बच्चे रोज़ाना मरते हैं। और अगर आप इमरजेंसी रूम ठीक कर लें तो आप इनमें से आधे बच्चों को बासानी बचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध के हर टीचिंग हस्पताल में एक वर्ल्ड क्लास सर्विस दे रहे हैं। उससे बढ़कर ये बात कि सिंध में जितनी तहसीलें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, हर तहसील अस्पताल में, किसी तहसील में तहसील अस्पताल नहीं है तो वहाँ रूरल हेल्थ सेंटर में ये सर्विस दे रहे हैं। माशाल्लाह इस वक्त हम पाकिस्तान में 313 अस्पतालों में हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं जब सिंध सेंचुरी करता है तो पाकिस्तान ट्रिपल सेंचुरी करता है। हमारा 5 अरब रुपए का बजट है, 3 अरब रुपए सिंध हुकूमत देती है, बाकी हुकूमतें तकरीबन आधा अरब देती है, मुखय्यर हज़ार जो है तकरीबन 1.5 अरब रुपया देते हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप की मोस्ट सक्सेसफुल मिसाल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने स्टार्ट किया इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध अंडर द लीडरशिप ऑफ शाह साहब। जो सबसे बीमार बच्चे या जो क्रिटिकल केयर बच्चे थे जिनका सर्वाइवल रेट सिर्फ 15% था, आज वो 95% है। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की सूरत हाल के लिए कमिश्नर से मीटिंग की और उन्हें हदायत दी। जरीब बताएं रिवर्स की क्या पोजीशन है, अगले 2 हफ्ते क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपके ख़ास तौर पे राइट बैंक पे जो है बरसाती नाले उनकी क्या पोजीशन है। चाहे रूरल सिंध हो वहाँ भी सैलाब आ जाता है, कराची में भी फ्लडिंग हो जाती है, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा पिछले 10-15 साल से कि इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए। 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के शहर को हम कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पोजीशन हुई है शहर के अंदर उसको दुरुस्त कर लें, ये पॉसिबल नहीं, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से रूरल एरियाज़ में भी ये इशू है। 2022 में तो हमारी हिस्टोरिकली इस पूरे रीजन में हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड बारिश थी, और जो पूरे साल बारिश होती है कई जगहों पे कुछ घंटों में इतनी बारिश हुई थी जो पूरे साल में होती है, और उसकी वजह से ज़रूर कोलैप्स कर गया था पूरा सिस्टम। इसके बाद से हमने काफ़ी कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर हाउस से रवाना हुए। गुर्बत पाकिस्तान में तो बहुत है, सिंध में खते गुर्बत से नीचे कितने % लोग हैं, कितने तादाद कितनी? पूरे पाकिस्तान की तरह सिंध और सिंध ज़्यादा पसमानदा इलाका, ख़ास तौर पे हमारा जो थर का इलाका, काचू का इलाका, हमारा कोस्टल बेल्ट, वो बाकी जगहों से ज़्यादा औसतन उसमें गुर्बत ज़्यादा है। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, विजन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, और उसको अमली जामा पहनाया सदर आसिफ अली जरदारी ने जब वो पहली बार सदर बने थे। फिर एक अलग डिपार्टमेंट सोशल प्रोटेक्शन के नाम से सूबे सिंध में बनाया कोई 3 साल पहले। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जो गरीब औरतें हैं जो अपनी प्रेगनेंसी में प्री पोस्ट नेटल केयर के लिए अस्पतालों में नहीं जा सकती हैं, और बच्चों को जो पैदा होते हैं उनको सही वैक्सीनेशन हो, उसके लिए एक 1000 डे प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और उसमें यह है कि जो भी खातून हामला आती है अपनी प्री नेटल चेकअप के लिए, उसको हम एक स्टाइपेंड देते हैं 500 रुपये का उस दिन का, ताकि वो एक इंसेंटिव भी, और उसके साथ साथ हमारी जो ख़वातीन काम करती हैं उनके लिए मुश्किल होता है अपना काम छोड़ के यहाँ ट्रांसपोर्ट अस्पताल तक जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, और उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम रजिस्टर कर रहे हैं और इससे गुर्बत को मिटाने में फ़ायदा होगा। हमने 500 रुपये तो बहुत कम है। नहीं, वो एक विज़िट के लिए होती है, ये हर विज़िट पे तो आप एक तरह का किराया देते हैं। किराया देते हैं या उनकी जो लॉस ऑफ इनकम है उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके साथ साथ हम अभी जो फ्री सोलर दे रहे हैं 2 लाख यूनिट हम अप्रूव कर चुके हैं
जो इस वक्त चल रहा है काम, और वो भी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पुअरेस्ट टू पुअर, इसलिए कि वो बिजली के बिल जो दे नहीं सक रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारे काफ़ी प्रोग्राम हैं गुर्बत से निजात दिलाने के लिए लोगों। शाह साहब, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने हायर एजुकेशन को 20 बिलियन 20 अरब रुपए दिए हैं, तो बाकी क्यों नहीं दे रहे और आप क्यों इतने ज़्यादा दे रहे हैं? 20-22 नहीं 32 अरब रुपए इस साल रखे हमने। देखिए, इशू ये है कि तालीम बहुत महंगी हो गई है हासिल करना, और वैसे तो हुकूमत का फ़र्ज़ है सिर्फ मैट्रिक तक, यानी 16 साल की उम्र तक तालीम की सहूलत फराहम करना लोगों को, लेकिन हमारी हायर एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है और यूनिवर्सिटीज़ के पास वो रिसोर्स नहीं है, फ़ीस वो बढ़ा नहीं सकते, इसलिए उन्हें सपोर्ट करनी पड़ जाती है। दो, हम उसके साथ साथ उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी भी रखते हैं, एक चेक भी रख रहे हैं कि कोई नए कैंपस कोई नई फैकल्टी फीजिबिलिटी के बगैर ना खोले। बाकी सूबे नहीं दे रहे, मेरे ख्याल है वो यूनिवर्सिटी से पूछे, उनकी काफ़ी जो मुझे मिलते हैं इस दफ़े तो बड़ा अजीब सा हुआ था कि जो सपोर्ट फेडरल HEC की तरफ से उन्हें मिल रही थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी। फिर मैंने वज़ीर आज़म साहब को एक ख़त लिखा था और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने उसके बाद वो जो उनको मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं 14 या 16 अरब रुपये मिलते थे यूनिवर्सिटीज़ को, वो उन्होंने कंटिन्यू किए हैं। इसलिए कि ये वादा जब NFC हुआ था उस वक्त था कि जब तक अगले NFC अवार्ड नहीं होता फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू तो नहीं किया उन्होंने, उस हिसाब से वो गैप हमने फिल करना शुरू किया, पहले 5 अरब फिर 10 अरब और इस साल 32 अरब देने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटी सस्टेन नहीं कर सकेंगी और हमारा यही ख्याल था इस सपोर्ट के बग़ैर। बाकी सूबों में ज़रूर वो क्रंच फील कर रहे होंगे, वही पता नहीं कैसे पूरा कर रहे हैं अपना जो शॉर्टफॉल है। बिलावल हाउस कराची पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। सूबे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया। शाह साहब, आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी वक्त गुजारा, सदर आसिफ अली जरदारी के साथ भी आपका बड़ा इंटरेक्शन रहा, और आप बिलावल भुट्टो साहब भी आपसे बहुत मिलते हैं, आपके लीडर हैं, तो तीनों में क्या फ़र्क है? एक चीज़ तो मैं बता दूं कि तीनों में जो कॉमनैलिटी है वो है गरीब की खिदमत करने का अज़म, और ये मेरा ख्याल है जो हमारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़िलासफ़ी थी वो उससे चल रहे हैं। बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जहाँ तक मैंने देखा, एक तो उनकी याददाश्त, दूसरा उनको चीज़ें ग्रैस्प करने की जो पावर थी। मैं अगर उन्हें 5 सफ़े लिख के कोई दे टाइप किए हुए, मेरे ख्याल है वो 2-3 मिनट में 5 सफ़ों को पढ़ के और ग्रैस्प कर लेती थी। प्रैक्टिकलिटी, मैं एक थोड़ा सा किस्सा अगर आप इजाज़त दें तो सुनाऊं। एक बार वो वाशिंगटन में थे और मैं उन्हें ड्राइव कर रहा था, जहाँ उन्होंने जाना था वो रास्ता मुझे नहीं पता था। अब उनकी मीटिंग में टाइम थोड़ा रह गया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बीबी अगर इजाज़त दें तो मैं आपको टैक्सी में बिठा दूं और मैं आपको फॉलो कर लेता हूं, इसलिए कि टैक्सी वाला इधर तो नहीं करेगा कि जी आप आगे चलो, उसको रास्ता पता होगा, आपकी मीटिंग मिस ना हो जाए। उन्होंने उसी वक्त हामी भरी, मैंने टैक्सी, एक ट्रेन स्टेशन था वहाँ रुक के टैक्सी में बिठाया उन्हें, टैक्सी वाले को उन्होंने बताया कि मैंने फ़लानी जगह जाना है और मैंने फ़ॉलो किया। और मैं समझा कि वो नाराज़ होंगी मुझ पे बाद में कि जी तुमने ये क्या किया। जहाँ वो गई हैं 2-3 जगह पे, उसके बाद उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की कि जी कितना प्रैक्टिकल आदमी है, इसने एक मसले का हल सोच लिया। वो लोगों को माफ़ बड़ी जल्दी कर देते थे। वो खैर जरदारी साहब में भी यही क्वालिटी है, वो किसी से इंतकाम लेने का नहीं सोचते, और वो आपने देखा है। आसिफ अली जरदारी साहब
अब जो मैंने आपको बात बताई ना, अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट हो गया है, उस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में मेरा ख्याल है जितना जरदारी साहब और बिलावल साहब लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, घुल मिल जाना चाहते हैं, वो कर नहीं सक रहे हैं। तो वो क्वालिटी इनमें भी है लोगों से मिलने की। जरदारी साहब एक बड़ी सोच रखने वाले शख्स हैं, रिज़ल्ट्स पे ज़्यादा यकीन करते हैं। बिलावल साहब नौजवान हैं और उनकी सोच जो है वो ज़्यादा ऐसी है कि वो बड़ी माइन्यूट डिटेल्स तक में जाते हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा घरों का प्रोग्राम है, जो 20 लाख घर हम बना रहे हैं, ये आइडिया, ये विज़न और इवन इसकी प्लानिंग, बिलावल साहब को उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो तीनों लीडरशिप क्वालिटीज़ तीनों में बेताशा थी। बहरिया ऑडिटोरियम कराची पहुंचे। यौम शोहदा के हवाले से पुलिस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। आप सब सिवाय जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, उनके अलावा आप सब खड़े होके उनको खराज अकीदत पेश करें। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस तो याद रखती है, लेकिन बाकी लोग याद नहीं रखते। क्यों नहीं? इन शोहदा पे आप प्रोग्राम करते हैं। बाकी पुलिस फोर्स जो इन टेररिस्ट से, दहशतगर्दों से, इन डाकुओं से अपनी जान हथेली पे रख के मुकाबला कर रही है, उनकी हौसला अफजाई करते। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ ख़राब या वो जो ब्लैक शीप हर इदारे में होती हैं, हर जगह पे होते हैं, कुछ लोग ज़रूर होते हैं, और ये हम सियासतदानों में भी हैं, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में भी होंगे, पुलिस हर इदारे में होंगे, लेकिन उनकी वजह से सिर्फ उनको हाईलाइट करके और इदारों को बुरा भला कहने से कोई हल नहीं होगा। हमने अपने शोहदा की, हमने अपनी पुलिस फोर्स की, हमने अपने आर्म फोर्सेस की हौसला अफजाई करनी है। हमने उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उन्हें याद रखना है। किकरी गांव लियारी पहुंचे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इस्तकबाल किया, पौधा लगाया और दुआ की। ऑडिटोरियम में आए। बच्चों को जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे के गाल थपथपाकर हौसला अफजाई की। फुटबॉल ग्राउंड में आए। वीरान किकरी ग्राउंड को अब एक सब्ज और खूबसूरत स्टेडियम में बदल दिया गया है। खुद फुटबॉल को किक लगाई, जिससे मुर्तजा वहाब रोक नहीं पाए। अंस रोड के करीब नए बनाए गए पीपल स्क्वायर में आए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने उनके एजाज में पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम किया। शाह साहब, आपके बारे में तो ये तासुर नहीं है कि आप किसी मालियाती स्कैंडल में मुलव्वस हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सिंध हुकूमत करप्ट है और इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है बिल्कुल। मैं पार्टी और अपनी लीडरशिप की बात कहूँगी, जब आप और मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप
खामखा की स्कैंडल निकाल के करते हैं। आपने कहा मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर भी नैब का रेफरेंस भी चल रहा है अभी एक। वो नूरियाबाद पावर प्लांट हमने बनाया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उस वक्त मैं फाइनेंस और एनर्जी मिनिस्टर था, तो उसका रेफरेंस मेरे ऊपर चल रहा है। नूरियाबाद का पावर प्लांट कराची के इलेक्ट्रिक जो निजी शोबा है उसको बिजली देता है, उसका भी मेरिट ऑर्डर पे नंबर 1 नूरियाबाद का, इसलिए सबसे सस्ती बिजली वो देता है। तो वहाँ पे कुछ और नहीं मिला था, तो उधर ही कुरेद के एक पिछले 5 साल से 2019 से 24 हो गई है मेरे ख़िलाफ़ वो चल रहा है। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ और हर्ट नहीं कर सकते और नुकसान नहीं पहुँचा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, हमारी पार्टी की जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सारी लीडरशिप की जो अवामी खिदमत का एक जज्बा है, उसको अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर इसी तरीके से ख़बरें फैला के और इतनी बार फैला के बार बार वही चीज़ कह के कि लोग समझते हैं कि शायद इसमें कुछ हकीकत है, लेकिन अगर ये हकीकत होती तो सिंध के लोग मुसलसल चौथी बार पीपल्स पार्टी को, अच्छा चौथी बार तो मुसलसल की है, पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध में पहले नंबर पे जमात रही है, कभी हुकूमत नहीं भी बनाई है तो सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी रही है। सिंध के लोगों का जो हमारे ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद है वो अल्लाह का शुक्र है कि हम पूरा करते हुए आए हैं। कहते हैं ना कि सियासत में अपनी परसेप्शन की हिफाजत भी खुद करनी पड़ती है, तो क्या फिर वो आप हिफाजत नहीं कर पा रहे? मैं इस जगह पे हम ज़रूर फेल हुए। मैं यही कहूँगा कि वो परसेप्शन को दूर करने में हम कामयाब नहीं हुए हैं। और उसकी मैं आपको बताऊँ एक वजह, आपने मुझसे भी शिकायत की थी सुहेल साहब कि आप आते नहीं मीडिया में ज़्यादा। आप शाये भी हैं, आप मीडिया से क्यों शाये नहीं? मैं शाये नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि ये कोताही समझ ले, शाये की बात नहीं है, कभी कतराता नहीं हूँ। मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि रोज़ाना के काम में वो वक्त निकालना, और ये मेरी गलती है, मैं कोई इसमें वो नहीं कह रहा कि कोई अच्छी बात है, ये मेरी कोताहियों में से कोताही है कि वक्त निकालना कि आप मीडिया को भी इंगेज रखें और उसके साथ साथ काम भी करते रहें। शायद मेरे में ये कोताही है कि मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकता हूँ, और इस वजह से, और मुझे ये बात आप भी कहते हैं, मेरी लीडरशिप भी कहती है कि जी आप जो काम करते हैं, यानी हुकूमत, मेरा अपना तो कोई काम नहीं होता, हुकूमत जो सिंध हुकूमत काम करती है उसकी प्रोजेक्शन आप प्रॉपर करते नहीं, और उससे हमें सिंध के लोगों को तो पता है लेकिन बाकियों को पता नहीं, इस वजह से हमें वो पजीराई नहीं मिलती है बाकी जगहों पे हमारे काम से जो कि मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ, उम्र तो काफ़ी होगी लेकिन इस आदमी हर वक्त सीखता रहता है, तो सीखूँगा कि इस शोबे में भी अपनी जो पार्टी के काम की और हुकूमत के काम के प्रोजेक्शन को भी बेहतर नमूने पेश कर सकूं। आपकी अहलियत को भी सब मानते हैं, मगर ये तासुर भी साथ साथ है कि जो पार्टी की आदत है वो आपको डिक्टेट करती है, बहुत ज़्यादा उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, फैसलों में उनकी मुदाखलत है। सबसे पहले ये डिक्टेट नहीं, हाँ गाइडेंस मेरे ऊपर जो मेरी गाइडेंस पार्टी लीडरशिप की हर वक्त रहती है और मैं उसी से हासिल करता हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ पे ज़रूरत, हमारी पार्टी का एक कल्चर ऐसा है कि एक अकेला मुराद अली शाह हुकूमत गवर्नेंस नहीं करता है। हमारी पार्टी का हर वर्कर भी अपने आप को हुकूमत का हिस्सा समझता है, और आपने देखा होगा ये पार्टी की आइडियोलॉजी है, और इस वजह से अगर आप उसको कोई और लफ्ज़ ले सकते हैं, कोई और मायने दे सकते हैं, लेकिन हमारी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होती है जिसमें ना सिर्फ मेरे काबीना के लोग, मैं अपने किसी वज़ीर की जो उसका डिपार्टमेंट है, उसका महकमा है, उसमें मुदाखलत नहीं करता। हाँ, मदद या असिस्टेंस कह सकते हैं करता हूँ। इसी तरीके से ये असिस्टेंस मैं लीडरशिप से सीख करता हूँ हर वक्त, इसलिए कि अपने आप को अक्ल कुल समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कभी बोझल भी लगी ये चीज़? नहीं, ऐसा मौका नहीं आया। देखिए मुझे 8 साल हो गए, तकरीबन 8 साल हो गए चीफ मिनिस्टर, तो कभी, और उससे भी ज़्यादा टाइम, 2008 से मैं
सूबाई काबीना का भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। मैं कैबिनेट 2008 से सूबाई काबीना का मेंबर रहा हूँ और फिर उसको हेड करता रहा हूँ। तो मुझे तो जो गाइडेंस मिली है लीडरशिप से, मैं अपनी कामयाबी जितनी भी हुई है वो उसका एक बहुत बड़ा जो वजह है वो यही देता हूँ कि हमारे यहाँ जो कंसल्टेटिव और ना सिर्फ लीडरशिप, मैं तो आपको बता रहा हूँ राइट डाउन टू द वर्कर जो हमें मदद मिलती है पार्टी को, इसलिए कि एक बड़ी फैमिली की तरह ही हम काम करते हैं। और हुकूमत कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि जो चीफ मिनिस्टर ने जो कह दिया वही लफ्ज़ आखिर है। हर बंदा ज़ाहिर है तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहता है। आप भी सोचते होंगे कि तारीख़ में आपको किस तरह से याद रखा जाए? मैं अपने काम से याद रखा जाना चाहूँगा। और मैं देखें कोई इतना बड़ा काम मैंने किया नहीं है कि जो मैं तारीख़ में कोई याद कीजिए। मैं अपने लोगों की और ख़ास तौर पे अब तो मेरा हल्का पूरा सिंध है, सूबा सिंध का मैं वज़ीर आला हूँ, लेकिन मैं शुरू करूँगा कि अपने हल्के के लोगों मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। वो मेरे लिए बहुत ही इत्मीनान और बायस फ़ख्र होगा। और मैं अपने वालिद साहब को देखता हूँ, मेरे हल्के के लोग, इसलिए वही हल्का है मेरा जो मेरे वालिद साहब का था, जिस तरीके से उन्हें याद करते हैं या सिंध के लोग जनरली जिस तरीके से उन्हें याद करते हैं, मैं चाहूँगा कि उन्हीं अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद किया जाए।